वही दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में थे। बाकी की जो जगह है यानी ये वाला जो पोर्शन है दिस वाज आउट ऑफ देयर कंट्रोल, ये उनके कंट्रोल में नहीं था। नाउ धीरे धीरे क्या हुआ, दे आर स्टार्टिंग टू एक्सपैंड देयर एरिया। उन्होंने अपने जो दीज वर कॉल्ड हिंटरलैंड्स, यानी ये जो बाकी पोर्शन है जहां पर उनका कंट्रोल नहीं है, दीज प्लेसेस वर hinterlands. Now what happened, slowly the Delhi Sultans started controlling these areas also. धीरे धीरे उन्होंने इन एरियाज पे भी अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। ओके, तो अब पूरे एरिया पे ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली पर उनका कंट्रोल शुरू हो गया। Now what happens, the governors they made over the different garrison lands, यानी जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट गवर्नर्स या चीफ केस जो उन्हें अपॉइंट किए थे अलग अलग गैरिसन लैंड्स के, उन्होंने उन्हें क्या किया, हटा दिया कि अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है इन लैंड्स पे, वी आर द ओनली किंग एंड वी विल ओनली रूल ओवर द होल सबकॉन्टिनेंट। ओके, तो इन चीफटेन्स को, इन गवर्नर्स को, इनके जो पोस्ट है यहाँ से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। In fact, not only removing, they were also forced to pay the taxes. यानी इनको force किया गया कि now you are also the citizens or the public of living in this subcontinent. Now you also have to pay the taxes. यानी उन्हें force किया गया कि आपको भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। जबकि ये लोग तो उस राजा के लिए ही काम कर रहे थे ना, बट स्टिल जैसे ये पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आया, उन्होंने क्या किया, इनसे भी फोर्सफुली टैक्स अवेल करना शुरू कर दिया। Under Alauddin Khilji's, the state got the assessment and collection of land revenue under its own control. We have studied earlier also that in areas में जहाँ पर एक गवर्नर या चीफ एरिया कोई लैंडलॉर्ड इसका ओनर है, जिसने जो यहाँ पे कंट्रोल करना है, कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज हिज ड्यूटी, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब इसको क्यों अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, ताकि यहाँ से वो लैंड जो रेवेन्यू है उसे कलेक्ट करके जो किंग है या रूलर है उस तक पहुंचा सके। ठीक है, अब जब पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया, इन्हें रिमूव कर दिया गया, नाउ व्हाट हैपेंस, दिल्ली सुल्तान और द रूलर इटसेल्फ कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद उन्होंने खुद ही सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. यानी इन्हें जो लोकल chieftains थे, जो यहाँ के लोकल गवर्नर्स हैं, उन्हें मना कर दिया गया। Now you don't have to collect any kind of land revenue from the people. Only the king or the accountants appointed will collect the land revenue, and now you also have to pay the taxes. The Sultan's administration measured the land and kept careful account. Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. Now what happens? जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो भी अकाउंटेंट्स थे, जो ये चीज लिख के रखते थे कि कौन सी पर्टिकुलर जो एरिया है वहां से कितना लैंड रेवेन्यू आएगा, तो इसको मेजर करने का या एक हम क्विक आइडिया कैसे लगाया जाता है कि कोई भी लैंड है, जैसे सपोज ये कोई पोर्शन है जहां पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल है, ओके, तो अकाउंटेंट्स जो है या एडमिनिस्ट्रेशन है, दे मेजर दिस लैंड, वो इस लैंड को मेजर करेंगे और एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाएंगे कि यहाँ से कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसका आइडिया लगाएंगे प्रोडक्शन का कि यहाँ से जस्ट सपोज यहाँ से 100 क्विंटल अगर कुछ कोई भी अपन कह सकते हैं क्रॉप्स अगर कुछ ग्रो होती है यहाँ पे, तो अगर 100 क्विंटल्स का अगर एस्टिमेट लगाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इस लैंड में से इतना प्रोडक्शन यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, तो जो भी पीजेंट जो यहाँ का असली हकदार है, जो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी टेक केयर कर रहा है, जिसने अपनी मेहनत लगाई है, इसको इस अपने प्रोडक्शन का 50% एज लैंड रेवेन्यू जो गवर्नर है या चीफ टेनेंट से देना पड़ता था। ओके, तो इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अकाउंटेंट्स है, वो इस तरह से आइडिया लगा के रखते थे कि इस पर्टिकुलर जगह से हमारे पास कितना लैंड रेवेन्यू आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने लैंड रेवेन्यूज को भी कंट्रोल में रखते थे। Now what happens, अब ये जो ओल्ड चीफटेन्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिन्हें हटा दिया गया अपनी पोस्ट से, some of them started serving for दिल्ली सल्तनत। उन्होंने क्या किया कि हमें हटाओ,
हम कह सकते हैं कि रिलायबल पर्सन की तरह वर्क किया कि आप हमें इस जो भी पोस्ट है इससे हटाइए मत, हम आपको इस पर्टिकुलर जगह से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। ओके, दे स्टार्टेड सर्विंग और दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर द किंग ओनली, उन्होंने राजा के लिए ही काम करना शुरू कर दिया। There were three types of taxes. Now there are so many types of taxes which were collected from the people, but basically तीन ऐसे taxes थे जो collect किया जाता था from the people living in that particular area. First one is on cultivation called haraj, the amounting to about 50% of the peasants प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक लैंड पे जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका एरिया मेजर करके जो अकाउंटेंट है वो एक क्विक आइडिया लगाता है कि यहाँ से हमें कितना लैंड रेवेन्यू मिलना है। तो जो भी पीसेंट का टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन का 50% उन्हें एज लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था चीफ टेक्स को। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टैक्स। नेक्स्ट इज ऑन कैटल। कैटल्स मतलब जो भी शीप, गोट्स, बफेलोज, काउस वो लोग रखते थे डोमेस्टिकेशन के लिए, उनसे जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनका भी हमें क्या देना पड़ता था, टैक्स। सेकंड थर्ड थिंग ऑन हाउसेस। ओके, जो भी घर वो बना रहे हैं, जस्ट लाइक हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि छत डालने के लिए भी लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। जस्ट लाइक दैट ओनली फॉर लिविंग इन अ हाउस दे आल्सो हैव टू पे taxes for that. Okay, next thing, it is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. यानी इतना सब होने के बाद ये सारे changes क्यों हुए? Just because the Delhi Sultanate started controlling over the हिंटरलैंड्स। जो हिंटरलैंड्स है उन पे दिल्ली सुल्तान का जो राज है वो बढ़ चुका था, इसीलिए इतने सारे चेंजेस हुए। लोकल चिफ्टेंस को हटा दिया गया, गवर्नर्स को हटा दिया गया, टैक्स जो है जो दिल्ली सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो कलेक्ट करने लगे। द चिफ्टेंस एंड द लोकल गवर्नर्स आल्सो हैव टू पे टैक्सेस, दे वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। ये सारे चीजेस कब हुए? जब ये हुआ कि हिंटरलैंड्स पे भी दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल हो गया। बट स्टिल द मोस्ट ऑफ द और द लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। बट अभी भी दिल्ली में ऐसा काफी ज्यादा एरिया था जो कि दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था दैट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर दिल्ली सुल्तान टू कंट्रोल ओवर द डिस्टेंट प्लेसेस। जो डिस्टेंट प्लेसेस है लाइक बंगाल एंड सिंध, वहां पर दिल्ली में बैठे-बैठे कंट्रोल करना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने मैप भी देखा था कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक है, दे स्टार्टेड declaring war on southern Indian parts। वहां पे जाकर उन्होंने war declare किया, they started expanding their areas। तो जैसे ही ये लोग दिल्ली छोड़कर साउथर्न इंडिया में अपना कंट्रोल करने के लिए जाते थे, तो जो भी छोटे-छोटे पार्ट्स हैं यहाँ न्यू का जो हिंटरलैंड्स हैं वो वापस से इंडिपेंडेंट हो जाते थे। उन्हें लगता है कि अब तो हमारे ऊपर कोई राजा है ही नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता था। Even in the Gangetic Plains there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate. Now what happens, गंगा रीजन में जो भी प्लेन्स थे वहां पर ऐसे कुछ फॉरेस्ट एरिया थे जहां पर दिल्ली सुल्तान की जो आर्मीज है they could not penetrate। penetrate का मतलब उन एरियाज में घुस नहीं पाती थी, और घुस नहीं पाएंगी तो वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। So this was the reason they could not, the forces of Delhi Sultanate could not penetrate these forested areas. Local chieftains established their rule in these regions. Now what happens, अगर दिल्ली सुल्तानत का वहां पे कंट्रोल नहीं है उन फॉरेस्टेड एरियाज में, तो किसका कंट्रोल है? ऑब्वियसली लोकल chieftains, जो वहां के वेल्दी पीपल होंगे, जो लर्न मैन होंगे, उनका वहां पे कंट्रोल होगा। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration। यानी कभी-कभी ऐसा होता था कि दिल्ली सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी है और जो तुगलक है उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू किया, बट उनका कंट्रोल कुछ टाइम के लिए ही होता था। जैसे ही दिल्ली सल्तनत या जो दिल्ली सुल्तान है वो कहीं और वॉर के लिए जाते थे या कहीं और वॉर डिक्लेयर करते थे, वैसे ही यहाँ के जो लोग हैं वो क्या होते थे, इंडिपेंडेंट हो जाते थे। उन्हें अब लगता था कि हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वी आर
independent. Now chieftains and their fortification. जब भी हमने पढ़ा कि local chieftains होते थे जो खुद को इन राजाओं से क्या करते थे, प्रोटेक्टेड रखते थे. तो किस तरह से वो खुद का प्रोटेक्शन करते थे, लेट्स सी. Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. यानी जो local chieftains थे उनको भी अपनी वेल्थ या अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में उसे मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू चाहिए था. क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान है वो खुद सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. दैट मींस जो लोकल चिफ्टेंस है उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था. तो उन्होंने क्या किया, खुद को जो रूलर्स हैं जो दिल्ली सुल्तान से उनसे बचाने के लिए खुद के लिए कुछ प्रोटेक्शन की. और प्रोटेक्शन कैसे करते थे, वो जो माउंटेन्स हैं, जो रॉकी एरियाज हैं या बैम्बू ग्रूव्स हैं, वहां पर वो छोटे छोटे किले बनाकर रहने लगे. वहां पर क्यों रहते थे, बिकॉज द फोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत कैन नॉट पेनिट्रेट देम इजीली. वहां पे जो दिल्ली सुल्तान की जो आर्मी है वो इजीली पहुंच नहीं पाती थी. एंड द लोकल चिफ्टेंस feel safe over them. In India, the bamboo is not hollow. It is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. Now, what happens? These local chieftains basically have shelter in a bamboo grooves. यानी बहुत सारे जो bamboo आप समझते हैं बांस जो होता है, ठीक है, लंबे लंबे बांस होते हैं. तो इनके अंदर बेसिकली अपना किला बना के खुद को जो दिल्ली सुल्तान की फोर्स है उससे प्रोटेक्टेड रखते थे. तो ये जो आपने देखा होगा इंडिया में जो बैम्बू की स्पीसीज पाई जाती है वो हॉलो नहीं होती, यानी खोखली नहीं होती, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. और कई जगह पे ऐसे इंटरवाइंड होते हैं. इंटरवाइंड मतलब ऐसे गुथे हुए रहते हैं कि कोई भी इजीली ये पता नहीं कर सकता कि इसके अंदर भी कोई छोटा सा टाउन है या सिटी है या लोग यहाँ पर रहते हैं. ओके, तो इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट दैट. यानी अगर आप इसमें आग भी लगा दोगे आसपास के एरिया में तो भी ये जो बैम्बू से इस तरह से इंटरलाइन है कि यहाँ पर आग का भी कोई इफेक्ट नहीं होता. So basically, overall, we are trying to say that bamboos are very strong and local. So that's why the local chieftains find shelter over there. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that is rainwater which collects there. Now what happens, there is a complete town behind these bamboo pillars. ये जो bamboo sticks थी इनके पीछे एक पूरा टाउन बसा होता था, पूरा शहर है छोटा जहाँ का राजा कौन है, कोई लोकल chieftain है. और यहीं पर इनके कैटल्स, इनकी क्रॉप्स, वाटर, सारी चीजें दैट इज नीडेड टू लिव अ लाइफ वो यहाँ पर उनके लिए अवेलेबल थी. There is also, hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboo with specially prepared instruments. यानी कोई भी जो किंग है वो इन तक नहीं पहुंच पाता था अनलेस उसके पास बहुत बड़ी आर्मी हो, और आर्मी होने के साथ साथ उनके पास ऐसे स्किल हो या ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जिससे कि इन बैम्बू स्टिक्स को कट करके अंदर जो टाउन्स हैं या जो भी लोग वहां पर रह रहे उन तक पहुंचा जाए. Okay, so this was how the chieftains have their fortification to stay defense or to protect them from the Delhi Sultans. Now, the Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1290, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Now, what happens? There is a Mongol invasion. इन्वेजन का मतलब घुसपैठ करना या उस एरिया को. मैम द बोर्ड इज ब्लर्ड. ब्लैक बोर्ड पे तो बेटा मैंने कुछ लिखा ही नहीं है. वॉइस की जहां तक आप बात कर रहे हो वॉइस भी बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है वॉइस, और मैम बोर्ड एकदम ही अच्छा दिख रहा है. और मेरे यहाँ से तो बोर्ड का कोई इशू नहीं है, ना ही वॉइस का कोई इशू है. मैम बोर्ड और आपकी आवाज एकदम सही है. ओके, यस मैम. यस मैम, बोर्ड इज क्लियर. सिस्टम की वॉल्यूम फुल कर लीजिए जिन्हें मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है. आज वैसे भी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, दैट्स व्हाई आपकी मॉर्निंग की क्लास जो फर्स्ट पीरियड था वो कंडक्ट नहीं हो पाया. तो
have patience for that. I don't have any network issue. I also don't have any kind of network issue, Anjali. There must be some fluctuation in internet issue. Don't worry. Yes, the Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Now what happens? जो मंगोल्स हैं में इनका जो किंग है दैट इज चंगेज खान, दे इन्वेडेड ट्रांसोजियाना नॉर्थ ईस्ट 1219, जो कि ईरान में है ये प्लेस पर्टिकुलर, वहां पे इन्होंने अपना इन्वेजन स्टार्ट किया और इसके बाद ही उन्होंने कहां अटैक किया? दिल्ली को। ओके, Mongols attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of the Muhammad Tughlaq's rule। यानी मंगोल इन्वेजन कब सबसे ज्यादा पीक पॉइंट पे थे या सबसे ज्यादा इन्वेजन कब हुए? जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था या फिर मोहम्मद तुगलक का जब अर्ली टाइम पीरियड था, जब उन्होंने हम कह सकते हैं कि जो सिंहासन संभाला था, उसी टाइम पे मंगोल्स का इन्वेजन बहुत ज्यादा दिल्ली पर बढ़ चुका था। दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन दी दिल्ली सल्तनत। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenges। Now what happens? ये जो दो rulers थे, अलाउद्दीन खिलजी and मोहम्मद तुगलक, इन्हीं के बीच में इन्हीं के टाइम पीरियड में जो मंगोल्स का सबसे ज्यादा इन्वेजन हुआ। दैट मींस इनको क्या चाहिए था? वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए दे हैव टू कंट्रोल और दे हैव टू डिफेंड देमसेल्फ बाय अ ह्यूज आर्मी, यानी इनको बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी ताकि जो वो मंगोल का इन्वेजन है उसे वो डिफीट कर सके या उसके अगेंस्ट खड़े हो सके। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आर्मी को कंट्रोल करना या हम कहें उसको सर्व करना एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था इन दोनों रूलर्स के लिए। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद this। Now we are going to discuss the comparison between Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, that how they both dealt with Mongol invasion। यानी मंगोल इन्वेजन जब हुआ तो दोनों सुल्तान्स ने क्या क्या चेंजेस किया, किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कंट्रोल किया मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए। दिस इज द कंपैरिजन टेबल, यू कैन सी हियर। हम इनको एक वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्टली लेट्स स्टडी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। Delhi was attacked twice in 1299 or 1300 and 1303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army। Now at the reign of Alauddin Khilji, Delhi was attacked twice। यानी अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड में जो दिल्ली है उस पे मंगोल्स ने दो बार अटैक किया। टाइम पीरियड आप देख सकते हो यहाँ पे। एज अ डिफेंसिव मेजर, नाउ अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए खुद को सिर्फ डिफेंस किया, यानी वो सिर्फ उनसे बचना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी उन पे अटैक नहीं करना चाहता था। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मेजर्स थे जो उसने ऑप्ट किए, दैट वाज डिफेंसिव मेजर्स। ओके, तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही बड़ी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी जो थी उसे स्टार्ट किया कि इनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होनी चाहिए। दैट इज द ओनली डिफेंसिव मेजर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी मंगोल इन्वेजन। इसी कंपैरिजन में मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? द सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन। यानी मोहम्मद तुगलक का जब शासनकाल शुरू ही हुआ था उसी टाइम पे इसने मंगोल इन्वेजन को फेस किया। द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, यानी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने अटैक किया मंगोल्स ने तो तुगलक ने फर्स्टली उन्हें डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया। Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana। He therefore raised a large standing army। Now what happened? अभी हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर्स यूज किए, जबकि जो मोहम्मद तुगलक था उसने एक ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया जिससे कि वो ट्रांसोजियाना है वहां पर अटैक कर सके। ठीक है, दैट मींस अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ खुद को मंगोल इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर रहा था, बचा रहा था।
जबकि मोहम्मद तुगलक का आइडिया कुछ अलग था, उसका कैंपेन अलग था कि वो खुद को तो बचाएगा ही सही, यानी वो अपनी जो आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और जो रिसोर्सेज उसके पास थे उस पे भी उसे बहुत ज्यादा विश्वास था कि मेरी जो आर्मी है उसके दम पे या उसके बल पे मैं ट्रांसोसियाना पे क्या कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ। और ये Attack plus defense. He therefore raised a large standing army. That means standing army तो दोनों को ही चाहिए थी to protect their regions, अपने regions को protect करने के लिए। Second thing, now what happens? Alauddin constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. अब अगर standing army बनाई है उन्होंने तो obviously उनको वहाँ पे settle होने के लिए भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन सेटअप किया जिसका नाम था सीरी, और वहां पे सिर्फ उसकी जो आर्मी है, जो सोल्जर्स है, वो रहते हैं। तब जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi एक कुंधा जो कि सबसे oldest city थी, was emptied of its residents and soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in the south. Now what happens? मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उसने कोई नया गैरिसन टाउन सेटअप नहीं किया, उसने क्या किया, जो दिल्ली के जो पुराने शहर थे, चार पुराने शहर जिसमें से एक था दिल्ली ए पूना, वहां पे वहां के जो रेजिडेंट्स थे उन्हें वहां से वो घर, वहां का जो एरिया है उसे खाली करवाया गया। वहां के जो रेजिडेंट्स थे उन्हें न्यू कैपिटल जो कि साउथ में बनाई गई थी, दैट इज दौलताबाद, वहां पर माइग्रेट कर दिया गया, उनको वहां पर सेटल किया गया। और जो भी दिल्ली ए पूना है वहां पर जो उसकी आर्मी एंड स्टैंडिंग आर्मी या सोल्जर्स है उसे वहां पर रहने के लिए जगह दी। ओके, आपको इन दोनों का कंपैरिजन में पढ़ना है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि किनकी जो कैंपेन्स है या जो स्टेप्स है वो सक्सेसफुल रहे। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू अलाउद्दीन खिलजी, द सोल्जर्स हैड टू बी फिट। दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants each. यानी अब सोल्जर है, स्टैंडिंग आर्मी अगर उन्होंने खड़ी की है तो ऑब्वियसली उनको उनकी केयर भी करनी पड़ेगी, उन्हें सर्व करना पड़ेगा, उन्हें खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ, यानी अपनी आर्मी को कंट्रोल में रखना है या अपनी आर्मी को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए भी जो रूलर है उसे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो सोल्जर्स को जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे उसके लिए जो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है वहां से जो भी टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता था, और टैक्स बिल्कुल फिक्स अमाउंट में था। जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका जितना भी टोटल प्रोडक्शन है उसका 50% उन्हें एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी सोल्जर्स को क्या किया, फीड किया या उन्हें खाना खिलाया, उनकी देखभाल की। ना मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, produce from the same area was collected as a tax to feed the army, यानी सेम एरिया जहां पर सोल्जर्स रहते थे या उनके आसपास का जो एरिया है वहां से टैक्स कलेक्ट किया गया फॉर द आर्मी। But to meet the expenses of maintaining such a large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. This coincides with famine in the area. यानी अब जो आर्मी है उसको कंट्रोल करने के लिए, हम कहें उसके जो खर्चे उठाने के लिए, सोल्जर्स के खर्चे उठाने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली ज्यादा पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, एडिशनल टैक्सेस लगाने शुरू की, और भी ज्यादा टैक्सेस लोगों से लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन यानी कि अकाल पड़ गया उस एरिया में। ठीक है, अकाल कैसे पड़ा, बिकॉज द टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द peasants as the 50% of his production, उसका जो भी प्रोडक्शन है उसका 50% लेना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने ज्यादा से लिया, जिसकी वजह से जो पूरा एरिया है उसमें फेमाइन जैसे कंडीशंस हो गए। ठीक है, तो दिस इज आल्सो द फेलियर। मोहम्मद तुगलक ने जो किया दैट वाज नॉट गुड, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक फिक्स टैक्स कर रखा था, दैट इज 50% ऑफ द पीसेंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, the soldiers had to be paid, यानी अब सोल्जर्स अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसे भी चाहिए, सैलरी चाहिए। ओके, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इक्तास, यानी अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि जो सोल्जर्स हैं उन्हें कैश में सैलरी देनी शुरू की, जबकि उन्हें इक्ता दिया जाता था। इक्ता मीन जो लैंड है, लैंड का कुछ पोर्शन दिया जाता था, तो उन्होंने उसको हटाकर क्या किया कि
जो सोल्जर्स हमने कैश में सैलरी देना स्टार्ट किया. The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi, and it was the fear that merchants would raise their prices. Now, अब क्या हुआ, जब उन्हें कैश में पेमेंट मिलने लगा, सैलरी मिलने लगी, तो दिल्ली सुल्तान को एक और चीज की चिंता हुई कि अब जो सोल्जर्स हैं, they obviously buy their resources or supplies from the merchants in Delhi. दिल्ली के जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन्हीं से क्या करेंगे, अपनी चीजें खरीदेंगे. कैश है उनके पास, तो ऑब्वियसली वो खरीद सकते हैं. तो इससे क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं वो अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे, यानी अपनी जो कीमतें हैं, जो भी उनकी चीजों की, उनकी कीमतों को बढ़ा देंगे. ये डर अलाउद्दीन खिलजी को लगा. So to stop this, Alauddin controlled the prices of goods in Delhi. यानी अलाउद्दीन ने क्या किया, सभी चीजों की जो भी गुड्स वहां पे अवेलेबल था, जिसका ट्रेडिंग होता था, उसके प्राइसेस भी फिक्स कर दिए. Prices were carefully surveyed by officers, and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. यानी फिक्स प्राइस अगर मर्चेंट नहीं लेता है, उससे ज्यादा लेता है, तो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी गई कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी. और ये जो प्राइस कंट्रोल है, इसका सर्वे कौन करता था, ऑफिसर्स. तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के कुछ स्टेप्स. नाउ मोहम्मद तुगलक आल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज. यानी मोहम्मद तुगलक ने भी क्या किया, कैश में सैलरीज पेमेंट की. But instead of controlling prices, he used a token currency, somewhat like present day paper currency, but made out of the cheap metals, not gold and silver. अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, कैश में जो करेंसी या कैश में जो पेमेंट वो करता था, उसके लिए एक न्यू करेंसी स्टार्ट की. जैसे आज हम नोट्स यूज करते हैं, 1000 रुपी नोट या 2000 रुपी नोट, उस तरह से टोकन करेंसी मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट की. एंड इट वाज मेड अप ऑफ चीप मेटल्स, यानी बहुत ही खराब जो मेटल है उससे बनी होती थी ये करेंसी, गोल्ड और सिल्वर की नहीं होती. People in the 14th century did not trust these coins. यानी अब जो लोग थे वो इन कॉइन्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि ये फेक है. They were very smart. Who were very smart? The people were very smart. How? They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. अब obviously अगर कोई new token currency अगर start की है, तो that is also equal to gold and silver coins in that particular area ना, उसके बराबर ही है. तो लोगों ने क्या किया, अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को बचा के रखा, और जो भी सारा टैक्स होता था वो इस टोकन करेंसी के थ्रू ही वो पे करते थे. This cheap currency could also be counterfeit easily. यानी अब ये जो चीप करेंसी जो थी, ऐसी थी कि इसको कोई भी इजीली बना सकता था. यानी इसको दोबारा से हम कह सकते हैं, नकली नोट होते हैं, उस तरह से इसे इजीली कोई भी जो भी व्यक्ति है वो बना सकता है. So this was also the failure of Muhammad Tughlaq, we can say. Next is Alauddin's administrative measures were quite successful, and chroniclers praised his region for its cheap prices and efficient supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू लिए गए, वो सब काफी हद तक सक्सेसफुल थे. और जो क्रॉनिकलर्स थे, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी के रीजन को बहुत ही प्रेज किया. उनकी प्रशस्ति में उन्होंने बताया कि जो भी चीप प्राइसेस थी और जो एफिशिएंट सप्लाईज थी, यानी आर्मीज को सर्व करने की जहां बात आती है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया. यानी मंगोल इन्वेजन के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी काफी हद तक सक्सेसफुल. नाउ व्हाट हैपेंड टू मोहम्मद तुगलक. अब क्या बात होती है मोहम्मद तुगलक की. मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर. यानी जितने भी स्टेप्स मोहम्मद तुगलक ने लिए वो सब क्या थे, एक फेलियर थे. क्यों थे, हमने पढ़े सारे स्टेप्स. यू कैन यूजुअली कंपेयर देम with Alauddin Khilji's steps. His campaign into Kashmir was a disaster. यानी कश्मीर पे जो भी उसने अटैक करने का जो कैंपेन बनाया था, it was not successful and it was very worst, we can say it was a disaster. He then gave up his plans to invade Transylvania and disband his large army. यानी कश्मीर पे जो कैंपेन था उसका वो जब फेल हुआ, तो उसने गिव अप कर दिया. उसके जो भी प्लान्स थे उसको गिव अप कर दिया. उसने ये भी बंद कर, उसने ट्रांसोसियाना पे अटैक करने का जो उसका कैंपेन था उसे भी कैंसिल कर दिया. उसकी जो लार्ज आर्मी जो उसने सेटअप की थी उसे डिसबैंड कर दिया, यानी उसे भंग कर दिया. Meanwhile, his administrative measures created
कॉम्प्लिकेशंस, यानी जितने भी स्टेप्स उसने लिए थे अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन वो भी क्या हुए, उसमें काफी डिफिकल्टीज होने लगी, वहां पे काफी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। कैसे कॉम्प्लिकेशंस हुए? The shifting of people to Daulatabad was resented. The raising of the taxes and famine in the Ganga-Yamuna belt led to widespread rebellion, and finally the token currency had to be recalled. यानी जितने भी लोगों को उन्हें दौलताबाद भेजा था to set up the garrison towns for the soldiers, तो जो लोग माइग्रेट हुए थे दौलताबाद वो सब काफी ज्यादा नाराज थे, उनमें गुस्सा भरा हुआ था। क्यों? कि हमारे रेजिडेंट से हमें निकाल दिया गया और किसी नई जगह पर भेज दिया गया। ऑब्वियसली दे विल नॉट लाइक दिस। नेक्स्ट इज जो भी टैक्स उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए गए जिससे कि फेमाइन की कंडीशंस वहां पे हो गई थी, इससे भी लोगों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा था, लोगों ने रिबेल करना शुरू किया, यानी बगावत करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली जो टोकन करेंसी उसने स्टार्ट की थी मोहम्मद तुगलक ने, इसे भी उसे रिकॉल करना पड़ा, यानी वापस लेना पड़ा, उसे भी उसे बंद कर देना पड़ा। So that is the difference between Alauddin Khilji's administrative measures and between the Muhammad Tughlaq's administrative measures. We have discussed both in comparison. So Alauddin Khilji was successful to withstood with the threat of Mongol invasion, whereas Muhammad Tughlaq was his administrative measures were a failure. Okay. We have 5 minutes more. Let's complete this. In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forgot that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongols' territory. Now, मोहम्मद तुगलक ने जो भी स्टेप्स लिए, ऑब्वियसली दे वर फेलियर, बट इसके बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है उसमें पहले ऐसे दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने एटलीस्ट ये प्लान किया, ये कैंपेन स्टार्ट किया कि जो मंगोल की टेरिटरी है उसे कैप्चर किया जाए। एटलीस्ट उन्होंने यहाँ तक सोचा तो सही कि हम मंगोल की जो टेरिटरी है उसे हम कैप्चर कर सके या उसे कंट्रोल कर सके। जबकि अभी हमने पढ़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी स्टेप लिए दे वर इन देयर डिफेंस, यानी सिर्फ खुद को मंगोल के इन्वेजन से बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स लिए थे। तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। Unlike Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of a military offensive against the Mongols. यानी मोहम्मद तुगलक ने जितने भी स्टेप्स लिए वो क्या थे, ऑफेंसिव स्टेप्स थे, यानी उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसने ये स्टेप्स लिए। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। Next topic we will discuss in the next class. Now it's time for your